जताई। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका मुल्क भारत से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और सार्थक बातचीत को तैयार है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कैसे एकदम लमलेट हो रखा है भाई, लेट गया है, बिछ गया है कि कोई भारत से बात करवा दो यार। इधर पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को ठोकने की चेतावनी दे रहे हैं, उधर डरा हुआ पाकिस्तान भारत से बातचीत करने की गुहार लगा रहा है। राहुल गांधी पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ तो विक्ट्री कैसे हो गई। पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने के बाद भी उसकी तरफ से बातचीत की पेशकश करना, यही भारत की जीत है राहुल गांधी जी। आप कैसे समझिएगा, आपके समय में तो सरकार, यूपीए वाली सरकार जो है, वो डोज देने की बजाय डोजियर भेजती थी, कागज का पन्ना। पाकिस्तान भी मजे में रहता था कि क्या ही होगा, कागज का पन्ना आएगा, इधर उधर रख देंगे टेबल पे, धूल फांकेगा। अब उसको डर लगता है, ये तो धुआं धूल कर देंगे भाई साहब नरेंद्र मोदी। भारत की डील को देखकर पाकिस्तान इसलिए भी टेंशन में होगा क्योंकि एक तरफ तो इस डील से भारत का निर्यात बढ़ेगा, भारत के एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का निर्यात गिरता जा रहा है, आयात बढ़ रहा है उसका, जिससे दूसरे देशों से उसका व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में पाकिस्तान का 9 पड़ोसी देशों के साथ व्यापार घाटा 29.42% बढ़कर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें चीन, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी भी शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान ज्यादा सामान खरीद रहा है लेकिन निर्यात कम कर रहा है। पाकिस्तान की दिक्कत है कि वो एक चीज बहुत शानदार एक्सपोर्ट कर सकता है और वो आतंकवादी। उसके यहां भर भर के आतंकवादी पड़े, लेकिन कोई दूसरा देश आतंकवादी इंपोर्ट करता नहीं तो भाई की इकोनॉमी अभी चढ़ जाती। पाकिस्तान का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। यूके के दौरे पर पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का मुद्दा उठाया, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे खालिस्तानी एलिमेंट्स का भी जिक्र किया, क्योंकि हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई यूके में खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है। इसी साल लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक हुई थी। खालिस्तानी समर्थक अचानक उनके काफिले के सामने आ गए थे। इस घटना पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इससे पहले साल 2023 में लंदन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर हिंसा हुई थी। इस हमले के पीछे खालिस्तानी एलिमेंट्स का हाथ था। उस वक्त कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी। इसी साल ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसीज की एक लीक रिपोर्ट में खालिस्तानी एलिमेंट्स को खतरा भी बताया गया था। इसलिए पीएम मोदी ने अपने यूके दौरे पर खालिस्तानी एलिमेंट्स का मुद्दा उठाया और उन पर एक्शन की मांग भी की। सुनिए पीएम मोदी ने वहां खालिस्तानियों के इलाज को लेकर क्या कहा है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डील कर रहे थे, एफटीए की डील कर रहे थे, तो उनको पता था कि यही समय है, खालिस्तानियों को लेकर भी बात कर लो, पाकिस्तान को लेकर भी बात कर लो और उनको बता दो भाई कि व्यापार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये सब भी तुमको देखना पड़ेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, आतंकियों और खालिस्तानियों के साथ साथ पीएम मोदी ने भारत को आर्थिक चोट देने वाले भगोड़ों की भी भारत वापस लाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने आर्थिक अपराध से जुड़े भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए यूके से सहयोग मांगा। भारत लगातार विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। सुनिए पीएम मोदी ने यूके में ऐसा क्या कहा जिससे माल्या, नीरव जैसे भगोड़ों के प्रत्यर्पण की आस और तेज हो गई। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। उधर यूके में नरेंद्र मोदी कूटनीतिक धमाके कर रहे हैं, इधर देश में अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है। संसद सत्र को आज 4 दिन हो गए, 4 दिन, चौथे दिन भी संसद में कोई काम नहीं हुआ ढंग से। इंडी गठबंधन ने बिहार के एसआईआर को लेकर फिर हंगामा किया। कांग्रेस के सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। हंगामे के बीच लोकसभा सिर्फ 12 मिनट चल पाई, 12 मिनट, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जब राहुल गांधी संसद से निकले तो चुनाव आयोग पर बरस गए। राहुल गांधी ने नया दावा कर दिया कि उनके पास वोट चोरी के प्रूफ हैं। कर्नाटक की एक कोई सीट है जिसको लेकर इनके पास कोई सबूत है। वहां पर इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी कर दी है इनके हिसाब से। एक बार सुनिए राहुल गांधी का आरोप, फिर उसकी सच्चाई बताता हूं। ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन
is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. पहले इनके पास 100% प्रूफ होता था कि ईवीएम हैक होता है, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। तो फिर आया कि स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ी करके होता है। फिर हुआ कि भाई नहीं, वोटर को रोका जाता है। फिर हुआ कि नहीं, वोटर लिस्ट में नाम जो है वो डिलीट कर देते हैं। अभी बिहार के लिए नहीं, उसके पहले कहे कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देते हैं महाराष्ट्र के लिए। अब बिहार में कह रहे हैं कि नाम काट देते हैं। अब कर्नाटक का कुछ नया माल लेके आए। कुछ भी चल रहा है बॉस इस देश में। संविधान लहराते हैं, लेकिन किसी संवैधानिक व्यवस्था पे इनका विश्वास है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास 100% सबूत है कि भाई कर्नाटक में गड़बड़ी हुई है, एक धोखाधड़ी हुई है एक सीट पर, और यही हर सीट पर भी हुआ। हजारों बोगस वोट जोड़े गए। 50 साल, 60 साल, 65 साल के लोगों को नए वोट करने के लिए जोड़ दिया गया। इसमें पहली बात तो यह है कि क्या 50 साल का कोई व्यक्ति कहीं नया वोटर नहीं बन सकता है क्या? यह कौन सा लॉजिक है भाई? कोई कहीं से आया होगा, कहीं से शिफ्ट हुआ होगा, अभी नया बनवाया होगा, कुछ अलग हुआ होगा। यह कौन सा लॉजिक है कि 50 साल 45 साल का आदमी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा? फर्जी है। दूसरी बात यह है कि कर्नाटक का चुनाव तो कांग्रेस जीती भाई। कर्नाटक में तो उन्हीं की सरकार है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई तो कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई? लेकिन यह सवाल इनसे कोई नहीं पूछ रहा। लॉजिक की बात तो एकदम पुड़िया में बांध के फेंक दीजिए नदी में, वैसा हाल हो रखा है। सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई तो हो गई, कह दिया तो कह दिया ना। वोटर लिस्ट में खेल हो रहा है, कह दिया तो कह दिया। आज चुनाव आयोग ने इन सबको जवाब दिया कि क्या वोटर लिस्ट को ठीक नहीं किया जाए, क्या वोटर लिस्ट को अपडेट ना किया जाए, क्या मृत और प्रवासी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने की अनुमति दे देनी चाहिए। आप खुद सोचिए, एक भारतीय नागरिक के हिसाब से सोचिए, कोई आदमी मर गया है, उसका नाम नहीं हटे लिस्ट से, उसकी जगह कोई आके वोट दे दे, ये ठीक होगा? कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, उसकी जगह कोई दूसरा वोट डालते, ये ठीक होगा? रिवीजन प्रोसेस का मकसद सिर्फ अयोग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना है। क्या प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है? इन सवालों पर हम सभी को राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर सोचना होगा। शायद आप सभी के लिए यह सोचने का सबसे अच्छा समय अब आ गया है, यह चुनाव आयोग कह रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ऑपोजिशन को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि जिस मरे हुए आदमी का नाम हट रहा है लिस्ट में से, उस मरे हुए आदमी का वोट उसको ही पड़ता है? यह कॉन्फिडेंस कैसे है? जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है वो उसी का वोटर था जो वोट दे देता कहीं और बैठे बैठे। ये इनको कॉन्फिडेंस कैसे? हो सकता है बीजेपी कर लेती। लेकिन राहुल गांधी और उनके साथियों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग के बहाने